Welcome all. So I start the webinar on Python programming. देखिए हम सब लोग को मालूम है कि पाइथन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसका यूज क्या है, बेसिकली इसका फायदा क्या है, वेबिनार में हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले इस एजेंडा को हम देख लेते हैं। तो इस वेबिनार में हम लोग बेसिकली ये कवर करेंगे कि क्यों हम पाइथन के ऊपर एम्फसाइज ज्यादा कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में पाइथन का क्यों ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरा, हम बेसिक पाइथन के कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम आइटरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लूप कंस्ट्रक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो ये आपका वेबिनार है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए एग्जाम बेस्ड ऑन द लर्निंग कॉन्सेप्ट विच आई टीच यू ऑन दिस वेबिनार। जो मैं आज वेबिनार में आपको चीजें बताऊंगा, उसी पे आपको एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसको पास करने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो आज नहीं होगा, वो 24 तारीख को कंडक्ट होगा और आपको लिंक फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली अब मैं कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं आपको स्क्रीन पे। तो इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मेरा नाम आशीष अवस्थी है, मैं रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं एमसी डिपार्टमेंट में। तो आज हम बात जो करने जा रहे हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग बात करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को सबको मालूम है, सी के बारे में बात करें या किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो उसके क्रिएटर का नाम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो पाइथन इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय गिडो वैन रसम इन 1990। जो सबसे पहला वेरिएंट आया था आपके पाइथन का, वो 1990 में आया था, जिसको के क्रिएटर थे गिडो वैन रसम। अब पाइथन हम क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है, दिस इज रादर वेरी इजी। इजी हर लैंग्वेज होती है, पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड होती है, इंटरैक्टिव होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आजकल की जितनी भी लैंग्वेज आपने देखी है, चाहे जावा हो, चाहे आपकी सी शार्प हो, या कोई भी आप मॉडर्न लैंग्वेज अगर आज ले लीजिए, तो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो पाइथन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यानी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेके चलती है, इसलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो बात ध्यान में रखनी है वो है इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जब होती है तो बड़ी आसानी से आप उसको डिबग कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपनी एरर्स को फाइंड आउट करना है, तो अगर कंपाइलर होगा तो पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करेगा, उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की, तो जिस लाइन पे एरर होगी उसी लाइन पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा तो आप वहीं आगे से उसको डिबग करके वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पाइथन की लैंग्वेज में ज्यादातर इंग्लिश कीवर्ड यूज करते हैं, जो बेसिकली हम लोग जो कि रनिंग लैंग्वेज है उसी तरीके के आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो बहुत ही इफेक्टिव है किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को बनाने की। मैं बात यहां कर रहा हूं किसी भी तरह की एप्लीकेशन, चाहे आपके हाईली स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन जिसमें आपको डेटा साइंसेस या डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता हो, जहां पे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करने हो, जहां पर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आपको क्रिएट करने हो, वहां पर भी आप इसका बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो आप अपने एरर्स को
मैं बता रहा था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है तो रन टाइम पे ही फीडबैक इसका मिल सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको फिर से पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना पड़े, फिर से आपको उसको कंपाइल करना पड़े। और दूसरी बात यह है कि आपका पाइथन ओपन सोर्स है, इसकी लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, जिनको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और नई फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं। पाइथन में एक और फायदा होता है कि अगर आपको जावा में इंपोर्ट करना होता है तो आप पूरी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। आप पाइथन में एक पर्टिकुलर फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट करना पड़े। तो अगर हम रीजंस देखें क्यों हमको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या डेवलप करने चाहिए पाइथन में, तो सबसे पहली चीज है कि ये बहुत आसान है इनको रीड करना और इनके कोड को मेंटेन करना। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अपने कोड्स को तो आप पाइथन में बड़ी आसानी से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखेंगे तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आप फोकस ज्यादा करेंगे अपने कोड्स को लिखने में रादर मेंटेनिंग द सिंटैक्टिकल फॉर्मेट। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, जर्नल इंग्लिश में लिखे हुए स्टेटमेंट होते हैं तो जरूरी नहीं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है इसमें आपको। आप साथ ही साथ इसको पढ़कर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कमांड या इस पर्टिकुलर फंक्शन से क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या चीजें होंगी, ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज आपकी है कि जो आपका पाइथन है ये मल्टीपल पैराडिम्स को प्रोग्रामिंग के सपोर्ट करता है। आप चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम यूज करिए, चाहे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज करिए, आप दोनों तरह के फीचर्स को ये सपोर्ट करेगा। यानी फंक्शनल कॉन्सेप्ट, फंक्शनल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, फंक्शन पॉइंट कॉन्सेप्ट या आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, दोनों को आप एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये एक डायनेमिक टाइप ऑफ सिस्टम क्रिएट कर देता है। और मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन का बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लो वेटेड एप्लीकेशन बड़े आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं। आप चाहे स्मॉल एप्लीकेशंस बनाएं, चाहे आप, हाँ एक सवाल आया है, व्हाट इज पैराडिम्स। पैराडिम्स होते हैं कि किस तरह का से हम फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं, हम किस तरह की अप्रोच यूज करने जा रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है। या हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होगा, क्लासेस होंगे, क्लासेस के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फंक्शनल ओरिएंटेड अप्रोच में क्या थी कि आप एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर बाद में जब हमारा सबसे छोटा मॉड्यूल होता है उसको बड़े मॉड्यूल के साथ ऐड कर सकते हैं, उससे बड़े मॉड्यूल के साथ ऐड कर सकते हैं, और सारे मॉड्यूल्स को आपस में ऐड करके एक बड़ा प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसे कभी कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच या टॉप टू डाउन अप्रोच। तो ये अप्रोचेस के ऊपर है कि हम कौन सा पैराडिम्स यूज कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्पेटिबिलिटी आपकी तमाम तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ है, चाहे मैक ओएस हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका डॉस हो। इनफैक्ट इसका इंटरेक्शंस आपका जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर के साथ भी काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। आपको इसमें कोड को बार बार रिकंपाइल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोड आपका इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट होने की वजह से आपका जो है समय बचता है, और समय बचने की वजह से आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी एग्जीक्यूशन टाइम, आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो जहां एम्बेडेड सिस्टम में हम यूज करते हैं
एम्बेडेड सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हम लोग के साथ है वो है पावर का। तो वहां पर हम लोग पावर मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं काफी आसानी से। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो अप्रोचेस थी कि हम की दो तरह की बेसिक अप्रोचेस हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, एक आपकी मॉड्यूलर अप्रोच होती है। अगर हम बात करें इसके पास साथ आपकी रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आती हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि पाइथन की लाइब्रेरी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड इन द फॉर्म कि इसका एनवायरनमेंट पे से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप विंडोज की लाइब्रेरीज को लिनक्स में यूज कर सकते हैं, लिनक्स की लाइब्रेरीज को विंडोज में यूज कर सकते हैं। आप पाइथन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ना कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वो काफी रोबस्ट है, आपको ऑल्टर नहीं करना पड़ता। दूसरा, मैनी ओपन सोर्सेज और फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल हैं, और ये सारे ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने की वजह से जब आप एप्लीकेशन इसमें डेवलप करते हैं तो कोई लाइसेंसिंग फीस आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका डेवलपमेंट टाइम बच जाता है और आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। अगर आप देखिए तो आपके स्क्रीन पे कुछ GUI फ्रेमवर्क्स हैं, तो कुछ टूल किट्स हैं जो बेसिकली आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग आईडी यूज करते हैं वो पाइक्रैम है, JetBrains ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई हुई आईडी है। इसके अलावा आप स्पाइडर यानी एनाकोंडा 3 को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा IDLE है। ये सारे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप डाउनलोड करके अपने साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका तरीका यह है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करना चाहते हैं, यानी ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो। जब हम डेटा साइंस या डेटा मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी आ जाते हैं, या साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी, या डेटा एनालिसिस करेंगे या विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमारे पास पाइथन में ये प्री डिफाइंड रूल्स है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें बिग डेटा सॉल्यूशंस पहले से ही इंटीग्रेटेड है। अब यहां कुछ लोग पूछ सकते हैं बिग डेटा क्या होता है। नॉर्मली आजकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी सॉफ्टवेयर का जो है वो डेटा है, और जो डेटा आ रहा है वो इतना इनॉर्मस साइज का होता है कि आजकल आप लोगों के पास जो पेन ड्राइव है वो 16 GB की होती थी, अब 64 GB की भी कम पड़ती है। आप टीबी में आजकल बात कर रहे हैं, यानी आगे चल के हम पेंटाबाइट्स और इन तरह की जो है आगे के वैल्यूज पे बात करने जा रहे हैं। तो इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसके लिए एक कंप्लीट अलग सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बिग डेटा सॉल्यूशंस कहते हैं। इसमें हडूप और ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ये आपका अगला कोई टॉपिक हो सकता है, इस टॉपिक में फिलहाल हम इसको कवर नहीं करेंगे। अगर हम बात करें पाइथन में तो सबसे पहली चीज आती है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को, फंक्शन को, किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी क्लास को, या किसी भी ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा नाम आशीष है तो आशीष मेरा आइडेंटिफायर हो। अगर भीड़ में आप आशीष चिल्लाएंगे तो मैं आपकी तरफ रिएक्ट करूंगा, आपकी तरफ मुखातिब हूंगा, आपकी तरफ देखूंगा। तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। अगर देखें तो कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं।
कुछ रूल्स हैं जब हम आइडेंटिफायर का यूज करते हैं पाइथन में। जो क्लास का नाम है हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है। यानी आपको बताया था कि हम इसमें दोनों पैराडिम्स यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स भी यूज कर सकते हैं और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा हम आपके कौन सा यूज कर सकते हैं, फंक्शनल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है तो हमको क्लास नेम, क्लासेस बनाने पड़ेंगे और क्लास नेम जब भी इंडिकेट करेंगे तो अपर केस में ही उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट वेरिएबल प्राइवेट होता था, यहां पर बाय डिफॉल्ट वेरिएबल पब्लिक होता है। अगर आपको उसको प्राइवेट करना है तो आपको एक सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप डबल लीडिंग अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो वो आपका स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाएगा। जो स्पेशल मीनिंग होते हैं या लैंग्वेज डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं उनके आगे और पीछे डबल ट्रेलिंग अंडरस्कोर लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है। नॉर्मली अब हम आगे चलते हैं। हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। व्हाट इज टू ट्रेलिंग अंडरस्कोर? ट्रेलिंग का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले एक स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर लगाया और ट्रेलिंग का मतलब एंड में भी आपने डबल अंडरस्कोर लगाया। तो जब आप एंड में डबल अंडरस्कोर लगाएंगे तो उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग। यानी अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर के आगे डबल अंडरस्कोर लगा रहे हैं और पीछे डबल अंडरस्कोर लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये एक ऐसा आइडेंटिफायर है जो लैंग्वेज डिफाइंड है, जिसको लैंग्वेज ने बताया है कि आप इस तरीके के जो है चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। ये स्पेशल मीनिंग आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब अगर आप बात करें तो डेटा टाइप हमारा पाइथन में नहीं होता है। नॉर्मली दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक स्केलर होता है, एक नॉन स्केलर होता है। मैं आपको जरा एक सेकेंड पाइथन की एक आईडी शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे। बेसिकली इस समय जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो एक पाइथन की आईडी है, ये स्पाइडर आईडी है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देना है तो a इज इक्वल टू 9 आपने दे दिया तो a न्यूमेरिक हो गया। आपको बताना नहीं है कि a इंटीजर है। आपने b इज इक्वल टू 9.34 दे दिया तो b आपका फ्लोट हो गया। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप बड़े आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट और इसके बाद एक टाइप फंक्शन होता है जिससे हमको उसके डेटा टाइप के बारे में पता लग जाता है। अगर हम a करेंगे और इसके बाद हम फिर से प्रिंट टाइप b करेंगे तो आपको यहां पर जो ये आपका आई इंटरेक्टिव पाइथन कंसोल है यहां पे दिखाई पड़ जाएगा कि इनका टाइप क्या है। तो इस तरीके से हम डेटा पहले डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे आप लोग ये देखिए इंट और फ्लोट आ रहा है, जैसे हम लोग और लैंग्वेजेस में पहले हम इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप चीजें डिफाइन करते थे, इसमें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक स्केलर होता है, एक नॉन स्केलर होता है। स्केलर डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे इंट, फ्लोट,
यहां पर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, यहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे, ना कि कैरेक्टर का करेंगे। नॉन स्केलर डेटा टाइप्स वो होते हैं जो स्केलर डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। अगर आप देखिए तो यहां पर कुछ 4 टाइप ऑफ स्केलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, बूलियन है और नन है। नन आपका नल वैल्यू की तरह होता है, जहां पे आप किसी तरह की कोई वैल्यूज नहीं एंटर करते। पाइथन नंबर में आप न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी एंटर कर सकते हैं जो आपके होल नंबर होता है, और इसमें मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको बताया था यहां पर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी जो ऑपरेशंस हो रहा है उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। तो इंटीजर क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर वो इंटीजर कहलाता है। इसी तरीके से कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी हम कॉम्प्लेक्स पे आ रहे हैं। पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोर्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई जे, जो इस तरह के नंबर होते हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको शेयर करके दिखा रहे हैं, ये हमारी पाइथन की आईडी है स्पाइडर। अब अगर आपको मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना है, हमने लिखा a इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन होता है यहां पर जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो रियल होता है, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो इमेजिनरी होता है। जैसे 10,9 हमने दिया, और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे a को, तो 10,9j आएगा। ये आप देखिए यहां पे 10,9j आया। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन होता है जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है ये आपके लिए? अब अगर आप यहां पे एग्जांपल देखिए तो यहां पे जैसे प्रिंट कॉम्प्लेक्स 10,20 है, तो इसका आंसर 10 प्लस 20j आ रहा है। आप फ्लोटिंग पॉइंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रियल पार्ट नहीं तो 0 दे सकते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट आएगा। और अगर आपका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तब भी आपका 0j आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बनता है जब उसमें इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड होता है। अब अगर बात करें बूलियन की, तो पाइथन में बूलियन का मतलब होता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये चाहे बूलियन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, सब में बूलियन का मतलब यही होता है। अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स के साथ आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, यहां पे बेसिक आपका स्ट्रक्चर है। अब मान लीजिए आपने a की वैल्यू लिखी पाइथन और b की वैल्यू लिखी b इज इक्वल टू वेबिनार, और उसके बाद अगर आप प्रिंट, आपने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस p, तो यहां पे कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, यानी दोनों वर्ड जुड़ जाएंगे। आप प्रिंट c करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो पाइथन वेबिनार लिख कर आ जाएगा। ये देखिए आपका आउटपुट आ रहा है। अगर आप इसको c को इंटू 5 करते हैं तो पाइथन वेबिनार 5 बार प्रिंट हो जाएगा, यानी आपका पाइथन वेबिनार 5 बार प्रिंट हो जाएगा। और वो कैसे प्रिंट होगा ये आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हमारे पास लेन फंक्शन होता है, लेन स्टेटमेंट होता है।
जिससे आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग को स्लाइस भी किया जा सकता है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी की जा सकती है, लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे आपने हेलो देखा तो इसकी लेंथ आपकी 5 होगी, लेकिन इंडेक्सिंग आपकी 4 पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। अगर आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को या इंडेक्स को एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बैटमैन और उसके अंदर अगर हमने 0 को डिनोट किया है तो ये बी यानी पहले कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। अगर हमने 5 किया तो 0 1 2 3 4 और 5 यानी एम्प्टी स्पेस आपकी आएगी। तो इस तरीके से आप इसमें लेंथ का यूज कर सकते हैं। यहां पे हम रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, यानी मान लीजिए अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हैं तो -1 सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर की इंडेक्स होगी, -2 सेकेंड लास्ट की होगी। जैसे मान लीजिए बैटमैन इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है, तो अगर हम प्रिंट कराएंगे बैटमैन -1 तो सबसे लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो है आर की वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं। कुछ रिजर्व वर्ड भी होते हैं, रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं, इनको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर लैंग्वेज के पास कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। दूसरा, पाइथन में ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया जाता है। यहां पर हम इंडेंटेशन यानी व्हाइट स्पेस जो बिगिनिंग ऑफ द लाइन देते हैं उसको हम मानते हैं ब्लॉक। तो यहां पर बिना वजह ब्लैंक स्पेस देने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ब्लैंक स्पेस देंगे तो एरर आएगा। उस एरर को रिमूव करने के लिए आपको ब्लैंक स्पेस वहीं दीजिए जहां जरूरत हो। अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स भी इसमें बहुत तरह के होते हैं। आप इसमें जो 2 नए तरह के ऑपरेटर्स हैं वो मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखें तो एडिशन, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और परसेंट का साइन मॉडुलो के लिए होता है। जैसे 3% 2 लिखेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और फ्लोर अगर लिखेंगे कि 7 फ्लोर 3 तो रिमाइंडर आपका क्वोशंट 2 आएगा। तो फ्लोर आपका क्वोशंट के लिए होता है और परसेंटेज आपका रिमाइंडर के लिए होता है। एक्सपोनेंशियल के लिए बेसिकली हम लोग डबल एस्टेरिस्क का साइन लगाते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया रेज टू द पावर। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसके अलावा हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी आपको ये करके दिखा चुके हैं। अभी हम लोगों ने स्पाइडर आईडी पे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और होते हैं और नॉट होते हैं। ये आपके बेसिकली किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। यूनरी ऑपरेटर ही एक आपका ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे एक्ट करता है। जैसे a इज इक्वल टू -b, अगर आपको साइन को चेंज करना है तो आप यूनरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली 2 होते हैं, इन एंड नॉट इन। जैसे कि मान लीजिए आप अपने कॉलेज में के मेंबर हैं कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपके का नाम आपके कॉलेज के रजिस्टर में होगा, तो हम वहां इन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कि नेम इन रजिस्टर XYZ। उसकी वैल्यू ट्रू तब आएगी अगर वो नाम फाउंड हो जाएगा, और फॉल्स तब आएगी जब वहां पे नाम नहीं मिल जाएगा। और नॉट इन का मतलब इसका वाइसी वर्सा होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके 2 होते हैं, इज और इज नॉट। जैसे मान लीजिए आप
की आइडेंटिटी आधार भी है, आपकी आइडेंटिटी वोटर आईडी कार्ड भी है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर कुछ और है, आधार का नंबर कुछ और है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए अगर सेम मेमोरी लोकेशन को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पॉइंट करते हैं, तो उनकी पॉइंटिंग चेक करने के लिए कि वो सेम ऑब्जेक्ट्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। क्लियर है? टपल्स आपकी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बेसिकली सेपरेटेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमास और एनक्लोज होती हैं विद इन पैरेंथेसिस। ये आपकी रीड ओनली होती हैं, इनको एक बार क्रिएट करने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और ये जो टपल हैं ये आपकी नॉन स्केलर एंटिटीज हैं। नॉन स्केलर इस वजह से क्योंकि अगर आप देखिए तो इनके अंदर आपकी डेसिमल वैल्यूज भी हैं, आपकी फ्लोट वैल्यूज भी हैं, आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज भी हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये आपकी नॉन स्केलर एंटिटी है। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट भी आती है जो सबसे वर्सेटाइल डेटा टाइप है पाइथन में। इसमें आप जैसे एरे का यूज करते थे सी प्लस प्लस में, उसी तरह से आप लिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन एरे सी प्लस प्लस या जावा में क्या करता था? होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता था, जबकि लिस्ट यहाँ पे हेट्रोजीनियस डेटा को भी स्टोर करता है। यानी न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यूज भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, और इसको आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और डेटा टाइप होता है जिसको कहते हैं डिक्शनरी। इनको की वैल्यू पेयर भी कहते हैं। जैसे डिक्शनरी में आपके पास एक वर्ड होता है कि उसकी मीनिंग होती है, बिना वर्ड के मीनिंग नहीं होगी, बिना मीनिंग के वर्ड नहीं होगा। उसी तरह यहां पर भी दो चीजें होती हैं, एक आपका की होती है, एक आपकी वैल्यू होती है, और एक आपका उसका नाम होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कराते हैं। और ईच की वैल्यू आपकी जो सेपरेट की जाती है वो कोलन से सेपरेट की जाती है। और इसका बेसिकली यूज हम वहां करते हैं जहां हमको कम डेटा को एक्सेस करना हो और फास्ट एक्सेस करना हो। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। यहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं तो वो टाइप कन्वर्जन होता है, जब इम्प्लिसिट करते हैं तो उसको टाइप कोहर्सन कहते हैं। अगर आप देखिए तो अगर एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर तो उसको टाइप कास्टिंग कहा जा रहा है, और इम्प्लिसिट को टाइप कोहर्सन कहा जा रहा है। हम दोनों करके आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय स्पाइडर को शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई वैल्यू यूजर से लेनी है, तो उसके लिए इनपुट होता है। इनपुट जो कमांड है ये कोई भी वैल्यू यूजर से एंटर कराएगा, लेकिन जो भी वैल्यू ये एंटर कराएगा वो एज ए स्ट्रिंग हो, वो एज ए न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो दो स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट रन कर रहा हूं। आप ये सारी चीजें डिटेल में हमारे चैनल के वीडियोस में भी देख सकते हैं। अब यहां पे हमने प्रिंट सी किया, तो अगर आप यहां पे वैल्यूज को एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए पहली वैल्यू एंटर की मैंने 12 और दूसरी वैल्यू एंटर की 32, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 1 2 3 2, यानी दोनों की वैल्यूज जुड़कर आ जाएंगे, न्यूमेरिक नहीं, स्ट्रिंग वैल्यूज आपकी जुड़कर आ जाएंगी। तो अगर आप देखिए 1 2 3 2 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इंटीजर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी एक्सप्लिसिटली हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो हमको INT नाम का एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जो INT फंक्शन क्या करेगा, जो न्यूमेरिक, जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और 12 देते हैं और
32 देते हैं तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपका कहलाता है टाइप कास्टिंग। लेकिन मान लीजिए ए की वैल्यू हमने दिया 9 और बी की वैल्यू हमने दी 9.8 और इसको जब प्रिंट कराया तो 18.8 आ गया यहां पे। अगर आप देखिए तो ये क्या है आपका, ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, इसको टाइप कोहर्सन कहा जाएगा। क्लियर है? अभी चैनल के बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। क्लियर है? अभी तक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगर देखें तो यहां पर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन काम करते हैं। या अभी तक जितना काम कर रहे थे हम सीक्वेंशियल फ्लो में कर रहे थे, यहां पर कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर आप को क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिलेक्शन भी हो सकता है और आइटरेशन भी हो सकता है। सिलेक्शन का मतलब क्या, अगर इफ देन एल्स का यूज कर रहे हैं, यहां पर इफ एल्स और एलिफ का यूज होता है। अगर आप देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट if it is true it execute a piece of code, otherwise it execute another piece of code। यानी यहां पर हम ये किस तरीके से वर्क करेगा इसके बारे में कर रहे हैं। हम कंट्रोल स्टेटमेंट को फिर से समझा दे रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट डिटरमाइन करता है कि प्रोग्राम कंट्रोल किस तरफ जाएगा, किस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, कौन से सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं जिनको आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो सीक्वेंशियल कर रहे थे, यानी कोई कंडीशन नहीं थी। अगर एक ए एग्जीक्यूट हुआ तो उसका बी एग्जीक्यूट होगा, उसका सी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब डिपेंडिंग अपॉन आर कंडीशन, हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से यहां पर क्या करना है। अच्छा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब यह होता है जब आपने इंटीजर इंट कीवर्ड का यूज किया तो आपने उसको बताया कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो। लेकिन जब आपने 9.8 दिया और 9 को ऐड किया तो आपने ये नहीं बताया कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करो। तो जब अपने आप मशीन ने डिसाइड किया हमको किसको कन्वर्ट करना है तो वो टाइप कोहर्जन कहता है। और जब हमको बताना पड़ता है कि आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करिए या फ्लोट में कन्वर्ट करिए तो टाइप कास्टिंग कहलाती है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में या ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, इफ और इफ एल्स। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। इफ कंडीशन स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आप यहां एक कोलन लगाएंगे, कोलन को यहां पर हेडर कहा जाता है। और इसके नीचे आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो यहां पे जैसे एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 1 लिखा है, इसको ब्लॉक कहते हैं, इसको कहते हैं सूट। जैसे ही आप कोलन लगाएंगे, जैसे ही हेडर लगाएंगे, उसके बाद आपको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो वो आपके कहलाएंगे सूट। तो यहां पर यही इंडेंटेशन, यही ब्लॉकिंग का तरीका है कि ब्लॉक बनाने के लिए इंडेंटेशन करना पड़ता है। आप एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 1 को देख रहे होंगे कि नॉर्मल इंडेंटेड है, नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है। अगर आप देखिए कि अगर हमें किसी एक प्रोग्राम बनाना हो कि हमें एक नंबर एंटर करना है और चेक करना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमने एक्स में नंबर एंटर किया, बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। फिर हमने इफ के अंदर एक कंडीशन चेक की कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, तो वैसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, लेस देन 0 है तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। और फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, तो यहां पर रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमको डिटरमाइन करना है कि यूजर ने कौन सा कैरेक्टर एंटर किया है, तो हमने सी में मान लीजिए एक इनपुट कैरेक्टर कर लिया। इज अल्फा एक आपका फंक्शन होता है जो चेक करता है कि अल्फाबेट एंटर है या डिजिट एंटर है।
ये ट्रू तभी देगा जब अल्फाबेट एंटर होगा। तो अल्फाबेट एंटर है तो लिख के आ जाएगा एंटर्ड कैरेक्टर इज अल्फाबेट, और अगर डिजिट एंटर है तो लिख के आ जाएगा एंटर्ड कैरेक्टर इज नंबर, और अगर स्पेस है तो लिख के आ जाएगा एंटर्ड कैरेक्टर इज अ व्हाइट स्पेस। अगर आपको और भी तमाम सारे कंडीशन देने हैं तो इफ कंडीशन के बाद आप एल्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देने हैं तो आप एलिफ का भी यूज कर सकते हैं। एलिफ इज नथिंग, इट इज एल्स फॉलोड बाय इफ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये सिनेरियो है कि हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मार्क्स यूजर से एंटर करने हैं। अगर मार्क्स 90 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट प्रिंट करना है, अगर 80 टू 90 के बीच में है तो गुड प्रिंट करना है, 70 टू 80 के बीच में है तो फेयर प्रिंट करना है, 60 टू 70 के बीच में है तो प्रिंट करना है, और 60 के इक्वल है तो ओके प्रिंट करना है, नहीं तो फेल प्रिंट कर देना। तो इसमें मल्टीपल एल्स इफ कंडीशन आएंगी। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सबसे पहले इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो हमने प्रिंट करा लिया एक्सीलेंट, क्योंकि एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं दे सकते, तो एल्स के बाद आपको फिर से इफ देना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे एलिफ यूज किया। एलिफ के साथ हम कंडीशन दे सकते हैं, और इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम्स को डेवलप किया। तो इस तरीके से आप एलिफ का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीजें आएंगी वो आएंगी लूप। लूप का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम बार बार रिपीट करना हो तो हम कहेंगे कि वो चीज लूप फॉर्म में। तो नॉर्मली हमारे पास दो तरह की लूप होती हैं, एक काउंटर कंट्रोल होती है, एक कंडीशन कंट्रोल होती है। एक में कंट्रोलिंग काउंटर के थ्रू होती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप फिबोनाची सीरीज बना लीजिए 15 टर्म तक के, तो जो 15 टर्म है वो आपका काउंटर है। और एक मैंने आपसे कहा कि आप एक नंबर को एंटर कराइए और उसको तब तक चलाते रहिए जब तक वो प्राइम ना हो, तो ये कंडीशन कंट्रोल है। तो हमारे पास यहां पर दो लूप है, एक फॉर लूप है, एक व्हाइल लूप है। आपने इनको पोस्ट लूप और प्री चेक और पोस्ट चेक के बारे में के रूप में भी पढ़ा होगा। फॉर लूप आपका क्या करता है, इसके अंदर एक आइटरेटर होता है जो ट्रेवल्स करता है एक सीक्वेंस को, उसकी जहां से बिगनिंग होगी और जहां तक एंड होगा वहां तक के वो उसकी आइटरेटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन यहां पर लूप एंड होता है आइटरेटर के रीच होने से जस्ट पहले, लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। अगर सिंटैक्स देख लें, फॉर आइटरेटर इन रेंज और सीक्वेंस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का वर्ड। यहां पर हम मेंबरशिप फंक्शन यूज कर रहे हैं इन, हम आपको इसको यूज करके भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी थी, हमने सबसे पहले एन एंटर कराया यूजर से, अगर मैं कहूं ये कौन सा लूप है, काउंटर कंट्रोल्ड है या कंडीशन कंट्रोल है, तो ये काउंटर कंट्रोल लूप में बनाने जा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 1 ले लिया, फिर लिखा फॉर x इन रेंज। रेंज एक फंक्शन होता है जो आपका एक से लेके जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है वहां तक चलेगा, तो लास्ट टर्म इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए हमने n+1 लिया, इसलिए हमने n+1 लिया। आइटरेटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू स्टार्ट से लेके एंड के बीच में लाई करती रहती है। जैसे x है, x हमारा यहां आइटरेटर है, इसकी वैल्यू लाई करेगी 1 से लेके n+1 तक के, लेकिन ये लूप n तक चलेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। आपने देखा होगा मैंने हेडर लगाया, उसका इंडेंटेशन अपने आप आ गया, हमने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी और प्रिंट c किया।
और फिर यहां लिखा a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी। ये हमारा लूप खत्म हो गया। अब जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, जैसे मैंने कहा 15, तो 15 टर्म आपके फिबोनाची सीरीज के आ जाएंगे। तो ये आपका काउंटर कंट्रोल लूप था। वापस चलते हैं। लूपिंग में रेंज आपको बता दिया अभी। यहां पे स्टेप भी हो सकता है, यानी आप 2-2 का जंप, 3-3 का जंप भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेचुरल नंबर की सीरीज जनरेट करनी है तो आप इस तरह से जनरेट कर देंगे। इसके अलावा आपको नेचुरल नंबर में ऑड और इवन प्रिंट करना है तो आपने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दी। आई की वैल्यू, आई आपका यहाँ पे आइटरेटर है जिसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक के चलेगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहती। ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम था जो अभी हमने आपको आईडीई पे एग्जीक्यूट करके दिखाया है। इसी तरीके से नेस्टेड लूप भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे कि पहले इनर लूप कंप्लीट होगी, फिर आउटर लूप कंप्लीट होगी। अगर मान लीजिए 2 बॉक्स आपके पास हैं तो पहले अंदर का बॉक्स बंद करेंगे, फिर बाहर का बॉक्स बंद करेंगे। ये चीज ध्यान में रखकर आप इसका आइटरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमको स्टार की सीरीज प्रिंट करनी हो, तो हमने 2 यहां पर फॉर लूप लिया और हमने यहां पर जो आपका पाइथन 3.4 ऑनवर्ड्स है उसमें आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा एंड, और इक्वल टू यहां पर हमने सिंगल कोट्स दिए हैं और उसके अंदर कोई स्पेस नहीं दिया है। ये इसलिए दिया है कि सेम लाइन पे रिसाइड करता है, नहीं तो जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। और यहां पर हमको एक ही लाइन पे तमाम सारे स्टार्स को प्रिंट करना था, इसलिए हमने उसको रोकने के लिए कि सेम लाइन पे रुका रहे, हमने रोकने के लिए यहां पर एंड कीवर्ड का यूज किया है। इसके अलावा व्हाइल लूप होता है, ये आपका कंडीशन कंट्रोल होता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, नहीं तो आपका लूप खत्म हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट एक्स हुआ, फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन हुई, फिर स्टेटमेंट ब्लॉक आपने दिया और फिर स्टेटमेंट वाई आ गया। जैसे आपको 10 नेचुरल नंबर करने हैं तो यहां पे काउंटर कंट्रोल चल रहा है और ये फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है। अगर आप देखिए केवल कुछ नहीं होता, फॉर में सारी चीजें एक ही लाइन में लिखी हुई थी, रेंज भी वहीं पे लिखी हुई थी, शुरुआती वैल्यू भी वहीं पे लिखी हुई थी और कंडीशन भी वहीं पे लिखी हुई थी। व्हाइल में ये तीनों अलग अलग लाइनों में हो जाते हैं। अगर हम देखें, एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम यूजर से चाहें तो यूजर से कहें कि एक नंबर एंटर करो, और अगर वो नंबर प्राइम है तब तो प्रिंट कर दो, अगर प्राइम नहीं है तो अगला नंबर प्राइम प्रिंट कर दो। तो उसको आप चेक कर सकते हैं, वहां पे व्हाइल कंडीशन में एक एक वैल्यू बढ़ती रहेगी और इस तरीके से आप चेक कर लोगे क्या होते हैं। अगली चीज आती है आपकी फंक्शंस। फंक्शंस हमने आपको बताया था कि पाइथन दोनों पैराडिग्म्स पे चलता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स पे चाहिए चाहे मॉड्यूलर पे। तो फंक्शन मॉड्यूलर पैराडिग्म है। यहां पे हम फंक्शन बनाते हैं छोटे छोटे टास्क को बार बार परफॉर्म करने के लिए, हम कोड को रीयूजेबल करने के लिए, रीयूजेबिलिटी करने के लिए इसको बनाते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, एक तो नाम होता है जो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, फिर इसमें कुछ वैल्यू पास की जाती है जिनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, फिर इसकी कुछ बॉडी होती है जो कोई काम परफॉर्म करती है, फिर इसमें कुछ वैल्यू हम बाहर के एनवायरनमेंट में वापस भेजते हैं, वो होती है रिटर्न वैल्यू। अगर आप देखिए पार्ट्स ऑफ फंक्शन, तो यहां पर एक डीईएफ कीवर्ड यूज किया है। डेफ कीवर्ड का होता है डिफाइनिंग अ फंक्शन, डेफिनेशन है यहां पे, और यहां पे हमने नाम ले रखा है max1। max1 आपका क्या है? फंक्शन का नाम है। a, b आपके क्या है? आर्ग्यूमेंट है जो पास हो रहे हैं। अब अगर आपने यहां पे देखा होगा तो ट्रिपल कोट्स के अंदर हमने लिखा है रिटर्न द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द एंटर्ड नंबर। इसको डॉक स्ट्रिंग कहा जाता है। मान लीजिए किसी भी फंक्शन से आपको
चेक करना है फंक्शन करेगा क्या, हेल्प लेनी है, तो वहां पे डॉक स्ट्रिंग देना जरूरी है। बाकी ये सारे काम किए और यहां से हमने फंक्शन को कॉल किया। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, यही चीज मैंने अभी आपको बताई थी। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? दिस इज अ कमेंट विच टेल व्हाट द फंक्शन विल डू। ये बताएगा कि आपका फंक्शन करेगा क्या। आर्ग्यूमेंट आपके कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज होती हैं जो पास की जाती हैं, जिनके ऊपर हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। तो अगर आपको हेल्प देखना है, हेल्प मैक्स 1, तो यहां पर लिखा हुआ है रिटर्न द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एंटर्ड नंबर। ये हमने बताया था तो लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर हमने जब मैक्स को डिफाइन किया था तो ये चीज यहां पर डिफाइन कर रखी थी। ये जो चीज यहां पर डिफाइन कर रखी है, दिस इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। दिस इज द डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग को देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डॉक स्ट्रिंग जैसे ही वेरिएबल आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, तुरंत अगली लाइन जो होगी वो डॉक स्ट्रिंग होगी। उसके बाद कहीं कोई आप इस तरह की चीज लिखेंगे तो वो एज ए डॉक स्ट्रिंग कंसीडर नहीं की जाएगी। तो एसेंशियल कंडीशन डॉक स्ट्रिंग की है कि फंक्शन डेफिनेशन होने के जस्ट बाद जो अगली लाइन होगी वो डॉक स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब आपको कुछ भी क्वेरी करनी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। अभी मैं मेल आईडी आपको पास टाइप किए दे रहा हूं यहां पे, आप उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपके सारे क्वेरीज का जवाब दूंगा। जिनकी क्वेरीज अभी नहीं भी ले पाए उनकी क्वेरीज का जवाब दूंगा। मेरी मेल आईडी है, मैं अपनी मेल आईडी आप लोगों को दे रहा हूं। आप इस मेल आईडी पे जो भी क्वेरी है उसको आप कर सकते हैं। दूसरा, ये वेबिनार रिकॉर्डेड हो रहा है और इसको हम अपलोड करेंगे ट्यूटर्स ग्रुप पे। यूट्यूब पे जाके आप ट्यूटर्स ग्रुप चैनल को सर्च कर सकते हैं, उसमें ये वेबिनार अपलोड होगा। इसका एक टेस्ट भी होगा जिससे एक ई सर्टिफिकेट जनरेट होगा। ये टेस्ट आपका 24 तारीख को शेड्यूल होगा। आपको मैसेज कर दिया जाएगा इसका लिंक और इसका टाइमिंग। आप इस वीडियो को, जो वेबिनार हमने अभी तक के कंप्लीट किया है, इसको रेफर कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो वहां कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आपका बिल्कुल पूरा जवाब वहां पर देंगे। तो मुझे लगता है कि इतने कम समय में हम पूरी पाइथन तो कंप्लीट नहीं कर सकते, बट मैंने एलिमेंट्री पाइथन का इस्तेमाल किया है एंड आई विश कि आप पाइथन को यूज करिए, क्योंकि इसका डेवलपमेंट आगे काफी जगह है। जैसे आज आपने बात सुनी होगी आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, हम स्मार्ट सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर एम्बेडेड सिस्टम को बेसिकली हमको बनाना है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप बड़े आसानी से एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रीवेयर है, लाइसेंस फ्री है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और ये काफी अच्छी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको दे रखी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और अपनी वेबसाइट दे रखी है। आप इस पे भी क्वेश्चंस ट्रिगर कर सकते हैं, हम आपका सोल्यूशन उस पे प्रोवाइड करेंगे। और अगर डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर कहीं पे भी आपको डेवलपमेंट का काम करना है तो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। उसको आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।